आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का प्रथम अध्याय जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। बीजधारी पादप दो प्रकार के होते हैं, आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म और नग्नबीजी या जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं या आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके बीज ढके हुए होते हैं और हमारे आसपास के सभी पादप जैसे नीम, आम, सरसों, कपास, चना, गेहूं ये सारे आवर्तबीजी पादप हैं। और नग्नबीजी पादप वो कौन से होते हैं, उसके उदाहरण है साइकस, पाइनस, एफिड्रा। तो हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास। तो ये अपने को पता चल गया आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। आवर्तबीजी पादप इनके बीज ढके हुए होते हैं और इनमें जनन के समय दो अवस्थाएं आती है। जो पहली अवस्था है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद अवस्था मुख्य पादप होता है, वह बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। यह क्या होता है, मुख्य पादप, और ये द्विगुणित होता है, स्वतंत्र होता है। दूसरी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद। ये अवस्था कौन सी होती है, युग्मक की अवस्था होती है। ये अगुणित होती है और ये स्वतंत्र नहीं होती, हर्षित अवस्था होती है। मुख्य पादप बीजाणुद्भिद पर जब फूल लगते हैं, फूलों के अंदर जनन चक्रों में बीजाणु बनते हैं, वो बीजाणु ही युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। अगुणित बीजाणु बनते हैं एक, और बीजाणुओं के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। वो थोड़े समय के लिए होते हैं, अगुणित होते हैं और मुख्य पादप पर आश्रित रहते हैं। इसलिए युग्मकोद्भिद अवस्था है वो छोटी होती है, कम समय की होती है। इसलिए युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद किसी भी पादप में जनन में दो अवस्थाएं क्रमानुसार चलेगी। पहले बीजाणुद्भिद रहेगा, फिर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद में आने के बाद दो युग्मक वापिस संलयन करके जाइगोट बना लेते हैं और फिर बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है। यह क्रम ऐसे चलता रहता है, इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण, क्योंकि आवर्तबीजी पादपों में दूसरी अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था अत्यल्प होती है, हर्षित होती है, कम समय की होती है। इसलिए पीढ़ी एकांतरण है वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। अब जनन क्या है, अपने जैसा जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन सा होता है, इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन ये नहीं पाया जाता, युग्मकों का निषेचन नहीं होता। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का निषेचन होता है। यही अंतर है। कायिक जनन अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता।
अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता। और इसे असंग जनन भी कहते हैं। असंग जनन या एपोमिक्सिस भी कहते हैं। अब देखो अलैंगिक जनन आगे दो प्रकार का होता है। पहला है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता क्या होता है? इसमें बीज बनते हैं लेकिन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता, वो अपबीजाणुता कहलाती है। दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से परिवर्तन होना या जनन होना कायिक जनन कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन प्रकृति में अपने आप ही होता है। और ये किस किस माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है? पहला है तनों के द्वारा। तनों के द्वारा कायिक जनन। तने ये रूपांतरित तने होते हैं। रूपांतरित तनों द्वारा। पहला उदाहरण है कंद। कंद आलू, इसको ट्यूबर कहते हैं। आलू जमीन के अंदर होता है लेकिन आलू जड़ नहीं होती, आलू एक तना होता है। दूसरा है शलगकंद। ये लहसुन। तीसरा है कोरम या घनकंद। ये अरबी। घनकंद अरबी। और परकंद ये अदरक होता है। ये सारे तनों के प्रकार है। ऊपरी भूस्तारी, ये दूब घास में होता है। दूब घास में पौधे का तना, मुख्य तना जमीन के ऊपर ऊपर चलता है और बीच बीच में जड़ें निकलती है। अंतः भूस्तारी। इसमें पुदीना होता है। पुदीने में जमीन से थोड़ा नीचे तना अक्षीय वृद्धि करता है और बीच बीच में शाखाएं ऊपर निकलती है। फिर है भूस्तारी। ये स्ट्रॉबेरी। ये सभी तनों के रूपांतरण है और प्रकृति में तनों के द्वारा कायिक जनन होता है। दूसरा है मूलों के द्वारा, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ये नीम, चमेली, शीशम
इन पादपों में जड़ों के द्वारा दूसरे पादप उग जाते हैं। तीसरा प्रकार है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन के दो उदाहरण बिगोनिया और दूसरा है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा और बिगोनिया ये जमीन पर गिरने के बाद इनकी पत्तियां जब जमीन पर गिर जाती है तो पत्तियों के द्वारा दूसरे पौधे हैं वो उग जाते हैं। चौथा प्रकार है कायिक जनन का, प्राकृतिक कायिक जनन का, जनन अंगों द्वारा। इनमें जनन अंगों के द्वारा फूलों के अतिरिक्त एक विशिष्ट संरचना बनती है। एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है जिसे पत्र पर कलिका कहते हैं। ये फूलों के स्थान पर पत्र पर कलिका लगती है और अलग होने पर जमीन पर गिरने पर नया पादप बनता है। इसके उदाहरण है रामबांस और रतालू। अब इन सब के चित्र दिखाऊंगा। ये आलू में कायिक जनन, आलू के टुकड़े को काटकर हम उगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है शकरकंद में कंदमूल द्वारा कायिक जनन और तीसरा उदाहरण ये डायग्राम है डेलिया में कंदमूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये पत्थर चट्टे की पत्ती है, इसमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। और ये बिगोनिया की पत्ती है, इसमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। ये रामबांस में पत्र पर कलिका लगती है और नीचे गिरने के बाद कायिक जनन होता है। और ये दूसरा है रतालू, इसमें भी पत्र पर कलिका लगती है और ये जब भूमि पर गिरती है तो दूसरा कायिक जनन का दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन। इसमें वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पादपों का कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। इसमें पहला है कर्तन। इसमें पादप के किसी भाग को काटकर उगाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्तंभ कर्तन और दूसरा मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में गन्ना, अंगूर ये उदाहरण है। इनको काटकर उगाया जाता है, लेकिन काटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो टुकड़ा हम काट रहे हैं उसमें परव संधि आना चाहिए। परव संधि आएगी और इसको जमीन में दबा देंगे तो परव संधि पर जड़ें निकल जाती है। इसी प्रकार मूल कर्तन में मूल को काटकर जमीन में उगाया जाता है। इसका उदाहरण है नींबू और दूसरा है अमरूद। इसके बाद कृत्रिम कायिक जनन का दूसरा प्रकार है दाब लगाना। दाब लगाना ऐसी विधि है, इसमें पादप की शाखा को या भाग को बिना काटे उससे जड़ें प्राप्त की जाती है और जड़ें उगने के बाद में फिर उस पादप भाग को अलग कर लिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। दाब लगाना दो प्रकार का होता है। पहला है टीला दाब
इस प्रकार के दाब में या कायिक जनन में एक मुख्य पादप होता है और उसकी शाखाएं होती है। लचीली एक शाखा को जमीन के अंदर घुमाकर वापस बाहर निकाल दिया जाता है और जो जमीन के अंदर है उस पर पानी डाला जाता है। 1-2 महीने में इसमें जड़ें निकल जाती है और ये अलग पादप की तरह व्यवहार करता है। बाद में इस शाखा को यहाँ से काट दिया जाता है और दूसरा पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार की दाब विधि को टीला दाब कहते हैं। दूसरी विधि है दाब लगाने की दूसरी विधि है गुट्टी दाब। यह गुट्टी दाब और गुट्टी क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे या वृक्ष होते हैं जिसकी शाखा को मोड़कर जमीन में दबाना आसान नहीं होता, इसलिए उन पर गुट्टी लगाई जाती है। मान लो ये मुख्य पादप है और इसकी एक शाखा है मोटी। यह शाखा झुकाकर जमीन में नहीं लाई जा सकती, इसलिए इस शाखा के कुछ भाग पर इसकी छाल उतार दी जाती है और छाल उतार कर उस भाग पर रुई या अन्य कपड़े जैसी वस्तु लपेटकर बांध दिया जाता है और इसकी दूसरी शाखा पर कोई पानी का बर्तन भरकर रख दिया जाता है, जिससे इस पर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और ये गिल्ली रहती है। इसमें 1-2 महीनों में जड़ें निकलने लग जाती है। जब जड़ें निकल जाती है तो इस शाखा को यहाँ से काटकर अलग पादप की तरह उगा दिया जाता है। यह गुट्टी दाब 2 प्रकार का हो गया। कृत्रिम कायिक जनन का तीसरा प्रकार है रोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि में 2 पादपों के तनों को जोड़ा जाता है। एक पादप जो निम्न गुणवत्ता वाला होता है उसको सकंद कहते हैं। उस पादप के तने को काटकर उसके ऊपर उच्च गुणवत्ता वाले पादप के तने को जोड़ा जाता है, उसे ग्राफ्टिंग या रोपण कहते हैं। निम्न गुणवत्ता वाला पादप होता है उसके तने को सकंद कहते हैं। और उच्च गुणवत्ता वाला जो पादप होता है उसके तने को कलम कहते हैं। अब सकंद के ऊपर एक तने पर दूसरा तना जोड़ा जाता है। ये अब 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है जिपी रोपण, या विपरोपण। और दूसरा है फच्चर रोपण। फच्चर या वेद। इन दोनों में एक समानता है, दोनों तने जिनको जोड़ना है वो समान व्यास के होते हैं। एक ये तना और दूसरा तना, इनका व्यास है वो समान होता है, लेकिन इसके कटिंग में थोड़ा अंतर है। जिपी रोपण में एक तने को इस प्रकार से काटा जाता है और दूसरे को इस प्रकार से काटा जाता है। फिर ये दोनों तने जोड़ दिए जाते हैं। दोनों तने जोड़कर इनको बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद ऊपर वाले तने में कलिकाएं और पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहां पर बांधा जाता है
उनकी कैम्बियम ऊपर वाले तने की कैम्बियम से मिल जाती है। और पत्थर रोपण में क्या होता है, जिब्बी रोपण में एक और है कटिंग का प्रकार, इस प्रकार से इसमें काटा जाता है। इस प्रकार कटिंग करके भी जोड़ा जाता है। पत्थर रोपण में क्या होता है, दोनों तने समान व्यास के होते हैं, लेकिन ऊपर वाले तने को इस प्रकार से काटा जाता है और नीचे वाले तने में वी आकार की खांच बनाई जाती है। फिर इन दोनों तनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद ऐसा दिखाई देता है और जोड़ने के बाद इनको रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार जब ऊपर वाला तना जिस गुणवत्ता का होगा उसमें उसी प्रकार के फल लगते हैं। अब इसका तीसरा और चौथा प्रकार, तीसरे प्रकार का है मुकुट रोपण। इसमें जो नीचे स्कंद होता है वो तना ज्यादा मोटाई का होता है और इसके ऊपर जो तने जोड़े जाते हैं वो कम मोटाई के होते हैं, कई तने जोड़ दिए जाते हैं। मुकुट की तरह इसके ऊपर दिखाई देते हैं, कई तने इसके ऊपर जोड़ दिए जाते हैं और इनमें फिर कलिकाएं निकलती है, पत्तियां निकल जाती है। इसमें मुख्य अंतर क्या है, इसमें तने असमान होते हैं और कलिका में इसमें भी जो नीचे स्कंद होता है वो तना ज्यादा मोटा होता है और स्कंद के एक भाग में छाल उतार दी जाती है। छाल उतार कर ये टी आकार में उतारी जाती है और इसके ऊपर दूसरी पादप का तना शाखा काटकर जोड़ दी जाती है और उस शाखा पर फिर पत्तियां निकल जाती है। उस शाखा को कलिका कहते हैं। इस प्रकार ये दो, तीसरा और चौथा प्रकार हो गया मुकुट रोपण और कलिका रोपण। जनन का दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो मुख्य विशेषताएं होती है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन। इसमें युग्मकों का निषेचन होता है, युग्मकों का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। आवर्त बीजी पादपों में जनन क्या होता है, वो पुष्पों के द्वारा होता है। और पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना में 4 चक्र पाए जाते हैं। अब मैं पुष्प का चित्र बना रहा हूं। ये जायान, ये पुंकेसर। अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पौधों के फूलों में इनकी संख्याएं अलग अलग हो जाती है। ये हो गए दलकुंज, ये बाह्य दलकुंज और ये पुष्प वर्ण। अब फूल जिस वृंत पे लगा होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत ऊपर से फूला हुआ होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। फिर फूल में हरी पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है, वो संख्या में 3, 4, 5 या अधिक हो सकती है। उन पत्तियों के चक्कर को बाह्य दलकुंज कहते हैं।
हरी चक्रों के बाद में रंगीन पत्ती जैसी संरचनाएं होती है उनको दलपुंज कहते हैं। फिर पतले तंतुनुमा धागे जैसी संरचनाएं होती है उनको, एक को पुंकेसर कहते हैं, पूरे को पुमंग कहते हैं। और फिर लास्ट है वो लास्ट चक्कर, उसमें जायांग होता है, उसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये कहते हैं। ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है और इसमें सबसे ऊपर बाहरी चक्कर वो क्या है, 4 चक्कर इसमें पाए जाते हैं। जिस पुष्प में 4 चक्कर पाए जाते हैं उसको कंप्लीट या पूर्ण पुष्प कहते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, ये देखने में हरा होता है, संख्या में 3, 4, 5 या अधिक हो सकता है, और इसकी एक पत्ती जैसी संरचना है, उसको क्या कहते हैं, बाह्य दल या सेपल। ये सहायक चक्कर होता है। दूसरा चक्र है वो दलपुंज, ये रंगीन होता है, अधिकतर रंगीन होता है। और रंगीन क्यों होता है, परागण के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए ये रंगीन चक्कर होता है। और इसके एक को, ये संख्या में 3, 4, 5 या अधिक हो सकते हैं, एक को दल कहते हैं या टेपल। फिर तीसरा चक्कर है वो पुमंग कहलाता है। पुमंग ये नर जनन का कार्य करता है। इसमें नर युग्मक बनते हैं। पुमंग के ये तंतुनुमा धागे जैसी संरचनाएं होती है, ये सबको मिलाकर पुमंग कहते हैं। और एक को पुंकेसर कहते हैं। और एक पुंकेसर में 3 संरचनाएं होती है। तंतु, एक पुंकेसर में 3 संरचनाएं होती है, तंतु, और तंतु के ऊपर परागकोश, और परागकोश जहां जुड़ता है उसको योजी कहते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं और परागकण यहां से बनकर वर्तिकाग्र पर आते हैं। परागकण अंकुरण से नर युग्मक बनते हैं। वो नर युग्मक यहाँ अंडाशय में आते हैं। अंडाशय में अंड या मादा युग्मक होते हैं, उनसे संलयन होता है और फिर निषेचन होता है और बीज बनते हैं। चौथा भाग है इसका, चौथा चक्र है, उसको जायांग कहते हैं। जायांग या गाइनोसियम, ये सबसे बीच में होता है जायांग। जायांग के एक भाग को, जायांग की इकाई को अंडक कहते हैं। अंडक, एक अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक के 3 भाग, अंडाशय, अंडाशय ये होता है, और अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। दूसरा वर्तिका, ये अंडाशय के ऊपर पतली नलिका जैसी संरचना होती है, इसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र भाग होता है, ये चिपचिपा होता है। अब अंड होता है, ये अगुणित होता है, और परागकोश में परागकण, परागकण में फिर नर युग्मक बनते हैं।
नर युग्मक एन होता है, गुणित होता है नर युग्मक और अंड ये मादा युग्मक होता है, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने से बीज का निर्माण होता है और बीज फिर दोबारा उगकर नए पादप को जन्म देता है। इस प्रकार आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का चक्र है वो चलता रहता है। वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।